परिचय चैप्टर जो है वो है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र को हमने इतना पूरा चैप्टर पढ़ा कि लोकतंत्र के जो है वो स्टार्टिंग से जो है राजनीति में हम देखते आ रहे हैं। सबसे पहले वाले चैप्टर का नाम क्या था जिसमें आपने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था? सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, है ना। मतलब लोकतंत्र की शुरुआत वहां से हुई थी आपकी कहानी की। सत्ता की साझेदारी, देशों के बीच कैसे देशों में कैसे लोग बागों को अपनी सत्ता साझेदारी बनाना चाहिए, साझा करना चाहिए, हिस्सेदारी होना चाहिए। दूसरा क्या? हाँ, बुक पलट संघवाद। रही है, बुक पलट रही है। दूसरा देखा हमने लोकतंत्र को, पहले बेसिक चीज देखी कि लोकतंत्र की जरूरत क्या है, और उसके बाद संघवाद देखा। संघवाद में हमने देखा कि ताकत जो है वो एक केंद्र के पास ना होकर केंद्र और राज्य के बीच आपसी सामंजस्य में बांट दी जाती है। संघवाद में वो आता है। फिर उसके बाद उसमें देखा हमने कि परेशानी क्या है, क्या परेशानी जा सकती है। तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता। विविधता में हमने क्या देखा था, किसी को कुछ याद है? चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई थी विविधता की? किसी कहानी से हुई थी? भैया मैक्सिको। मैक्सिको ओलंपिक। हाँ, ओलंपिक की कहानी से हुई थी। वो दो रनर्स की कहानी थी, मतलब तीन जो मेडलिस्ट थे उनकी कहानी से शुरू हुई थी। तो वहां पर पता चला कि लोकतंत्र में विविधता जाहिर है, और जरूरी नहीं है वो विविधता जो है विभाजन का रूप ले ले। हालांकि कई केस ऐसे हुए हैं जहां पर विविधता ने विभाजन का रूप लिया भी, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। तो पूरा चैप्टर का निष्कर्ष यही निकला था कि जो विविधता होती है वो जरूरी नहीं है कि विभाजन का रूप ले ले। और फिर उसके बाद देखा था हमने कुछ मसले, काय के मसले? लैंगिक, धर्म और क्या था जाति। जाति। जाति के मसले। तो किसी देश में ये मसले होना आम है, ये मसले होना आम है। और अलग अलग देशों में, केवल भारत की बात नहीं करी थी उसमें कि भारत में जातिवाद केवल है, लेकिन विविधता के तौर पर धर्म के मामले में दूसरे देशों में भी ये जो है धर्म हो, लिंग लिंग आधारित हो, महिला और पुरुष के बीच भेदभाव हो। शुरुआत चैप्टर की उसी से होती है कि महिला और पुरुष में भेदभाव केवल इंडिया में नहीं है, दुनिया भर में है, और लोग बागों ने लड़ा है उसके खिलाफ। वो हो या भाषाई संबंधी विविधता हो, क्यों एक भाषा को जो है वो आगे बढ़ाया जाए, बाकी भाषा को क्यों नहीं बढ़ाया जाए, वो विविधता के बारे में बात करी। उसके बाद हमने अगला चैप्टर जो देखा वो मांगों को लेकर था, जो नेपाल और बुल्गारिया की मांग थी। उसमें हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन होना लाजमी है, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना बहुत जरूरी है एक तरह से, क्योंकि उस चैप्टर में ही पता चला कि लोकतंत्र में बात कॉमन नहीं हो सकती कि एक बात पे सभी लोग आम सहमति बन जाए बहुत जल्दी। विरोध होगा ही, लाजमी है, वो होना ही चाहिए। तो उस चैप्टर में हमने देखा कि कौन विरोध करता है, और कौन कौन से लोग होते हैं जो विरोध कर रहे होते हैं। तो उसमें दो चीजें निकल के आई। एक ग्रुप ऐसा निकल कर आया जो लोकहित में काम कर रहा होता है, उसको सत्ता नहीं चाहिए। दबाव समूह जैसे जो सदस्य वो होते हैं उनको सत्ता की साझेदारी चाहिए। उसके बाद जो उसी में आया कि एक समूह ऐसा भी होता है जिसको सरकार में काम करना होता है, और जिसके बारे में अगला चैप्टर हमने पढ़ा, जो राजनीतिक दल होते हैं वो ऐसे दबाव समूह होते हैं जिनको सत्ता हासिल करना होती है। तो एक तरह से कहानी चली आ रही है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र के परिणाम क्या निकलते हैं। साझेदारी करी, शक्तियों को बांटा, विविधता देखी कि विविधता होती है, मसले देखे कि बहुत सारे मसले होते हैं, और उसको मसलों को सॉल्व करने के लिए राजनीतिक दल भी होते हैं वहां पर जो अपनी बातें उठाते हैं, सरकार बनाते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, वो सब चीजें देखी। अब बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र जो बन गया है अब इन सभी चीजों से, विविधता, राजनीतिक दल, लैंगिक मसले, भाषाई मसले और सत्ता की साझेदारी, इन सब के बाद जो लोकतंत्र बन गया है उसके परिणाम क्या निकलते हैं, उसके कुछ फायदा या नुकसान होता है या नहीं। तो अगले दो चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं, लोकतंत्र को कंक्लूड करने वाले हैं, उपसंहार करने वाले हैं उसका, कि कैसे जो है चीजें लोकतंत्र के पक्ष में जाती हैं, या क्या फायदा होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। परिचय में दिया हुआ है। जब हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवालों का पूछने का वक्त आ गया है। जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है, अथवा यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन
किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र और कैसे परिणाम वांछित है और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव तथा आखिर में आजादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई, जो कि अगले चैप्टर से जुड़ी हुई है ना। जो शंकाएं खड़ी होंगी वो अगले चैप्टर से जुड़ी हुई। ये सवाल और शंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती हैं, जिस पर हम अगले और अंतिम अध्याय में बात करेंगे। सीधी सी बात है ना। 2 चैप्टर जो है वो एक में फायदे बताएंगे, एक में नुकसान बताएंगे, और नुकसान के साथ साथ उनसे निपटने के तरीके भी बताएंगे। तो अगला चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं खास, लेकिन फिर भी हम उसको देख रहे होंगे अलग तरीके से। सबसे पहले तो इस पे बात कर लें कि देख लेना चाहिए कि कितने मार्क्स का आना है। तो मेरे ख्याल से देख के बता ही सकता होगा। बताओ भैया। 2 मार्क का एक क्वेश्चन केवल। तो 2 मार्क के क्वेश्चन जहाँ आ जाते हैं जिन चैप्टर में, उनको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ता है, ताकि हम कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर में। अगर पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिल गया तो 2 में से 2 मिल जाएंगे, अगर नहीं मिला, कुछ और लिख दिया, तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो 2 नंबर के क्वेश्चन वाले को भी अच्छे से करना है, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आना चाहिए उसमें, मर्जी से लिखने में। बुक के तो हैं ही जो है। सबसे इजी चैप्टर होते हैं 4 नंबर वाले, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक क्लियर होते हैं कि वहीं पूछे जा सकते हैं, ज्यादा कुछ मसला है नहीं उसमें। वो सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद आते हैं 3 नंबर के जो मीडियम क्वेश्चन है, उनको भी लगभग लगभग तय होता है कि आना। सबसे ज्यादा जो परेशान कर सकते हैं वो 2 नंबर के क्वेश्चन कर सकते हैं। इजी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे रबी की फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, हिस्ट्री में आ गया कि चिपको आंदोलन क्या था, हिस्ट्री में नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, दांडी मार्च किसे कहते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह को क्यों चूज किया, सत्याग्रह क्या है। ऐसे क्वेश्चन आ गए 2 नंबर में तो फिर बात बन जाती है। लेकिन बीच में से चैप्टर उठा लिए, बीच में से कुछ क्वेश्चन ऐसा उठा लिए जो कि जिस पर शब्द कम है आपके पास। वैसे तो चांसेस कम है ऐसा कोई टॉपिक होगा जिस पर आप मन से ना लिख सको, लेकिन फिर भी इसलिए थोड़ा सा हमको इसमें सभी टॉपिक को 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सभी टॉपिक को हमको 2 नंबर में लिखना आना चाहिए, तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत बढ़ जाती है ना। तो इसी तरह से मैं बोलता भी हूँ आपसे, पहले 4 नंबर वाले चैप्टर तैयार करो, फिर 3 नंबर वाले उठाओ, फिर 2 नंबर वाले उठाओ। ऑब्जेक्टिव तो आप तो कर ही रहे हो। सबसे ज्यादा मेरे से पूछोगे ना सबसे ज्यादा टफ क्या है, तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्टिव ही है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या कब कौन कहाँ से पूछ ले बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसमें ही बताया मैंने आपको, सबसे पहले बुक के तैयार करो, चांसेस सबसे ज्यादा बुक के रहते हैं आने के। फिर उसके बाद बुक के बीच के तैयार करो, उसके बाद परीक्षा अध्ययन या शिवलाल दिग्दर्शिका उठाओ, है ना। चैप्टर अगर आपने 2 क्वेश्चन, तो कम से कम मैं अगर टीचर हूँ तो 1 या 2 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे दूंगा ही जो बुक के बीच में से होंगे, ताकि जो बच्चा बुक रेगुलर पढ़ता है उसको फायदा हो सके, है ना। और टॉपर उनमें से होंगे जिन्होंने बुक पढ़ी होगी, बिना बुक पढ़े नहीं बन सकते आप टॉपर, गारंटी के साथ। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। ये बच्चे का नाम क्या था, मुन्नी। हाँ भैया। क्या मैडम लिंग दोह की कक्षा में भी हम इन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचे थे। भाई लिंग दोह मतलब क्या है। क्या मैम लिंग दोह की कक्षा में भी हम इन्हीं निष्कर्ष, क्योंकि बच्चों को बने बनाए निष्कर्ष नहीं बता दिए गए थे। 9th क्लास में पढ़ा होगा लिंग दो, यहाँ तो कुछ नहीं है लिंग दो ऐसा कुछ। क्या आपको याद है मैडम लिंग दो की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी। किसी को याद है लिंग दो क्या था कक्षा 9 में। दूसरा अध्याय नहीं है। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज्यादा दोषपूर्ण है। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र ज्यादा अच्छा है, तानाशाही मतलब राजतंत्र।
लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि नागरिकों को समान बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है। चाय पी सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं। जब तक काम करें कुछ अब वीडियो देखें क्या? आपको दिखाते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया, कैसे कोई कानून संसद में पास होता है। क्योंकि लॉजिकली आपको पता होना चाहिए, कानून बोलते हैं कार्यपालिका में बनते हैं, कार्यपालिका में बनते हैं, लेकिन पारित कैसे होते हैं वो भी तो पता होना चाहिए, प्रोसेस क्या होती है। मेरे को बहुत बोरिंग लगता था पहले, यकीन मानो संसद। और लेकिन मानो ये बात जरूर सीखी है मैंने अपनी लाइफ में, जो चीज काम की होती है ना, उसको जबरदस्ती देखते रहो, भले देखते देखते नींद जाए। कई बार ऐसा हुआ है, लोकसभा राज्यसभा जो है 11 बजे से DD1 पे आती थी हमेशा। नॉर्मली लोकसभा राज्यसभा के लिए अलग से चैनल बने हुए हैं, लेकिन वो टीवी हमेशा जो है वो टीवी पर आती थी। मैं 11 बजे उसको देखता था और देखते देखते सो जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन कोई फेमस कानून जो पास हुआ ऑफ रिमूविंग 370 आर्टिकल। 370 का आर्टिकल जो था, जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा देते थे। और ये राज्यसभा का है, मैं लोकसभा का दिखाता हूँ। ये एक इतिहास बना था। धारा 370 जो है वो हटा दी गई थी संसद के द्वारा। ये भरी हुई संसद है पूरी। हाँ शिखा बोलो। नहीं भैया, आप तीन वो लेकिन पे रुक गए ना, इसीलिए आपने आगे बात पूरी ही नहीं की। हाँ मैं उसको देखता था, सो जाता था, लेकिन उस चीज ने मुझको जो है उसमें इंटरेस्ट जगा दिया। और बाद में जो है वो सारी चीज जब क्लियर होने लगी तो देखने में फिर मजा आने लगा इन चीजों को। तो भाई साहब देश कैसे चल रहा है, मेन काम तो यहाँ पर हो रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पर देश के गृह मंत्री बैठते हैं, यहाँ पर देश के गृह मंत्री रहते हैं, सबसे पहले PM बैठ रहे होते हैं, और इनकी वेल में इनकी यहाँ पर जो है अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। इधर दिख रहे होंगे थोड़े बहुत अधिकारी बैठे हुए। विपक्ष जो है वो क्वेश्चन उठाता है, विपक्ष क्वेश्चन उठाता है और डायरेक्ट किससे पूछता है, गृह मंत्री से पूछता है। अब गृह मंत्री को सारी जानकारी तो रह नहीं सकती, मोटा माटी सब जानकारी रहती है। अगर कोई क्वेश्चन के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो ये मंत्री कहाँ देखता है, इधर अधिकारियों को देखता है, आंसर दो। तो वो अधिकारी ये लोकसभा टीवी के कारण छुप जाते हैं यहाँ पर लोगों के कारण से। लेकिन इनका बहुत, इनकी इतनी टेंशन में रहते हैं ये लोग बंदे, कब कौन सा क्वेश्चन डिपार्टमेंट का पूछ लिया जाए, अगर आंसर नहीं दे पाया, गई नौकरी। नौकरी तो नहीं जाएगी लेकिन ट्रांसफर खत्म, संसद से बैठने का आपका सीधे गृह मंत्री से संपर्क टूट जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे खासे बंदे बैठते हैं जिनको नॉलेज ज्यादा होता है ना। तो ये प्रक्रिया है धारा 370 हटाने की। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूं, धारा 370 क्या थी। एक तो पहले से लोकसभा का, ऊपर से देश में एक निशान एक विधान, न्यू नेशन का वीडियो है ये। तो विधेयक पारित कैसे होता है संसद में वो लिखा हुआ है, वो बता रहा हूँ। 370 धारा थी जो जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा देती थी। वहां पर उनका खुद का अपना झंडा होता था, अपना राष्ट्रगीत राष्ट्रगान जो भी था उनका वो होता था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मानने के लिए उन पर बाध्यता नहीं थी, जरूरी नहीं था कि वो माने इस चीज, है ना। और भारतीय नागरिक जो है जम्मू कश्मीर में कहीं जाकर जमीन नहीं खरीद सकते थे। इसका उल्टा, अगर जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है वो कहीं पर भी भारत में जमीन खरीद सकता था। तो उनको एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के द्वारा, जब देश में जम्मू कश्मीर शामिल हुआ था। हमारी संसद ने कानून पास करके धारा 370 को हटा दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, और जम्मू कश्मीर का राज्य का विलय कर लिया। विलय क्या, विलय तो माना ही, ऐसा बोला कहीं नहीं जाएगा कि विलय कर लिया। वो विलय पहले से ही माना जाता है कि भारत का विलय भारत का ही अभिन्न अंग है। बस उसको जो है वो विधानसभा वहां की खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश में, और वहां पर एक तरह से परिसीमन किया गया है। तो पहले जो जम्मू और कश्मीर था
अब जम्मू कश्मीर, जम्मू के इलाके को ही बोल दिया और कश्मीर को लद्दाख में घोषित कर दिया, लद्दाख में इस हिस्से में डाल दिया। तो एक बड़ा सा प्रस्ताव था, बड़ा सा काम था जो गवर्नमेंट ने किया। अब देखना इस तरह से कैसे कैसे काम चलते हैं। सबसे पहले कानून विधेयक पास करने में, ये हमारी संसद चल रही है, लोकसभा स्पीकर बैठे हुए हैं, यहाँ सचिव है लोकसभा के, नीचे मैम बैठी हुई है, उनके काम करने अभी आप वाले देख रहे कर्मचारी हैं हैं। लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, वोटिंग के लिए अब पूरी तैयारियां हो रही हैं। अब वोटिंग की तैयारियां हो रही है। वोटिंग की तैयारी क्या कब होती है? सबसे पहले मंत्री जी प्रस्ताव रखते हैं, जो इन्होंने अपना प्रस्ताव बनाया होगा ना धारा 370 हटाने के लिए एक पेज पर, वो प्रस्ताव की कॉपी सभी लोगों में, सभी सदस्यों में बांटी जाती है। बांटने के बाद उस पर बहस की जाती है, आपसी तर्क वितर्क होंगे कि ये हटाओ, इसमें ये वाली धारा हटाओ, ये वाली चीज नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो सब लोग उसके, कोई पक्ष में बोलेगा, सरकार पक्ष में बोल रही होगी, विपक्ष जो है उसके विपक्ष में बोल रहा होगा, जो जो लोग विपक्ष में बोलना चाहते हैं। अगर उस पर ज्यादा मतभेद होता है, सरकार को दिखता है कि नहीं यार कमी है, खामी है, तो उसको समिति में भेज देते हैं, समिति उसका अध्ययन करती है, फिर उसके बाद वापस संसद में आता है, संसद दूसरे काम करने लगती है। जब तक बहुत सारे कानून है ना, एक के बाद एक बहुत सारे कानून है, मंत्रियों को जवाब भी देना पड़ता है, जो काम चल रहे हैं उसमें जवाब भी देना पड़ता है, तो वो प्रश्नकाल भी इसमें हो रहा होता है, उसकी टाइमिंग अलग अलग रहती है। तो जो बिल पास होना रहता है उसकी कॉपी सबसे पहले सदस्यों में बांटी जाती है, उस पर बहस होती है, लंबी चौड़ी चलती है, कई घंटों कई दिनों चल सकती है वो बहस, लगातार बहस होती रहती है। और फिर आखिरी में, फिर उसके बाद जब बहस कंप्लीट हो जाती है, सरकार को लगता है कि अब बहस की जरूरत नहीं है इस पर, तो अब वोटिंग करवाई जाती है। तो वोटिंग की तैयारी यहाँ पर चल रही है। वोटिंग में बहुमत वाली सरकार को पक्ष में जो है वोट मिल जाते हैं तो प्रस्ताव पास हो जाता है, मतलब लोकसभा ने सहमति दे दी उस प्रस्ताव। तो अभी वोटिंग चल रही है इस पर। गृह मंत्री वोटिंग की अमित शाह तैयारी ने कर रहे हैं। जवाब दिया है, करने का कोई मतलब नहीं है। हुर्रियत तो फिर लोकसभा में किस तरह की दिक्कत होगी जहां पर एनडीए ये सब वोटिंग की अभी तैयारी चल रही है, तो सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं। को जो यूनियन टेरिटरी बना, हालांकि पता रहता है कि क्या आने वाला नतीजा, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग बात रहती है क्योंकि यूनिक रहता है। अच्छा, एक के बाद एक उस बिल में जो विधायक, जो गृह मंत्री ने प्रस्तुत किया होगा, उस बिल के एक एक करके प्रावधान पर जो है वो वोटिंग की जाती है। तो ये अपने अपने स्थान पर विराजें। महासचिव, महासचिव, अच्छा महासचिव बोलते हैं, सॉरी मैंने सचिव बोल दिया था, महासचिव बोलते हैं। तो अब ये बताएंगे कि वोटिंग की प्रक्रिया क्या है। माननीय सदस्यगण, मैं आपका ध्यान ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम के उस पे ध्यान नहीं देते अपन, पूरा नहीं दिखा पाऊंगा, की आवाज मेरे को केवल ब्रेक लेना था। लाल इस रंग तरह के 4 बटन होते हैं, तो एक साथ जो है वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का बटन दबा के यस और नो में बताना पड़ता है, नहीं तो एब्सेंट है तो वो एब्सेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है बंदा, है ना। अगर आपको यस में वोट देना है तो व्हाइट बटन दबाओ और ग्रीन बटन दोनों को एक साथ दबाओ, तो आपका यस में चला जाएगा वोट। नो है तो व्हाइट बटन और रेड बटन दबाओ तो नोस में चला जाएगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब वो बोलेंगे तब, कुछ देर के लिए, दबा है ना। तो अब देखना, अब यहाँ पर अब स्पीकर जो है वो प्रस्ताव को पढ़ेंगे, जिस प्रस्ताव पे द्वारा वोटिंग बना है। प्रस्तुत किया गया सामाजिक संकल्प स्वीकृत किया जाए। इन्होंने क्या बोला? मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, इसको बोलते हैं ध्वनि मत। बोल रहे हैं जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे, तो सरकार के पक्ष में जितने लोग थे सबने हाँ बोला मुंह से, और जो विरोध में ना गए, तो विपक्ष ने इस पर नो बोला। और अब इसको बोलते हैं ध्वनि मत। अब लेकिन हाँ और नो में समझ में नहीं आएगा, कई बार दिक्कत हो जाती है, किसने कितने सदस्यों ने बोला, तो उस पर विपक्ष जो है वोटिंग मत। मेरे विचार में डिवीजन, अब मतदान, मतदान उनको बोलना पड़ता है, अब मतदान, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति में है तो अब मतदान होगा। ये इसके ऊपर स्पीकर के ऊपर रहता है पूरा, ये चाहे तो यहीं पर घोषित कर सकते हैं कि नहीं चाहिए रिवीजन, ध्वनि मत से पास कर दो। विपक्ष चिल्लाता रहेगा, इन्होंने घोषित कर दिया ना एक बार, खत्म हो गई बात। इन्होंने मतदान का बोल दिया, अब वोटिंग होगी। वोटिंग में ये लिखा हुआ आयस नोस, ये लोग पता नहीं यस को आयस बोलते हैं, आयस नोस एब्सेंट टोटल और टाइम, 5 सेकंड का टाइम मिलता है वोटिंग देने के लिए। ये 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड और खत्म। ये आ गया नतीजा। 351 ने पक्ष में वोट दिए हैं कि प्रस्ताव पास होना चाहिए। इस टाइम देश में खुशी के लिए हर झूम गई थी, मतलब बहुत सारे लोग खुश हुए थे, प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया।
351 नोस में 72 लोगों ने विरोध किया था कि जम्मू कश्मीर के बिल को नहीं, इस तरह से कंडीशन में नहीं होना चाहिए पास। यही विरोधी दल। एब्सेंट 1 दिखा रहा है। टोटल सदस्यों की संख्या 424 था। अब बोलोगे आप तो बोल रहे थे 543 है अभी की सदस्य संख्या। उपस्थित 424 होंगे, कई लोग उपस्थित नहीं होंगे उस केस में। कई लोगों ने वॉकआउट कर दिया होगा कि हमको वोटिंग में पार्ट लेना ही नहीं है, ताकि वो इतिहास में छपे ना कि इन लोगों ने विरोध किया था जम्मू कश्मीर के बिल का, है ना। तो वो वॉकआउट कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो केवल 424 ही उपस्थित थे वोटिंग में, जिसमें से 451 ने जो है यस में वोट दिया, मतलब प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, है ना। ये एक प्रस्ताव था। फिर उसके बाद जो है वो लगातार एक के बाद एक प्रस्ताव आते गए और उस पर जो है वो 151 की वोटिंग होती गई। 3-4 प्रस्ताव थे जितने भी होंगे। लोकसभा ने जैसे ही ये प्रस्ताव 214 हो गए सदस्यों की संख्या। शायद मशीन, कई बार मशीन काम नहीं करती है, तो फिर उन लोग से बोलते हैं कि आप वोट दे दो, लिखित में दे दो, लिखित में मान कर देंगे आपका वोट। तो इस तरह से जो है वो एक के बाद एक प्रस्ताव आते जाते हैं। देखो 366 मिल गई एक को। तो इस प्रकार से आखिरी में क्या होगा, आखिरी वाला दिखाता हूं मैं केवल, कि लोकसभा में आखिरी में मतलब जितने भी प्रस्ताव लाई थी सरकार सब पास हो जाते हैं, मतलब लोकसभा ने बिल पास कर दिया। मैं आखिरी तक जा रहा हूँ केवल अब डायरेक्ट। साल से जिस कांग्रेस देखो, पार्टी लोग ने अब खुद धारा पटाखे 370 का समर्थन किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जैसे साथ अब मिलकर, ये इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हट गया है ये, अभी लोकसभा ने पारित किया है नियम, उसके बाद जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी यही चीज होगी। I have received a notice under 260. ये वो बता रहे हैं कि इस नियम के तहत मुझे नोटिस मिला है 7 by Sri Ghulam Nabi Azad ji, leader of the opposition, and some other members also. Sri Ram Gopal Yadav ji भी है, और विपक्ष ने कुछ नोटिस दिया है, और विश्वम, and then Sri Sanjay Singh, and कविता जी का नाम भी था पहले उसमें, बट उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा को स्वीकार किया, तो इसलिए वो तो आएगा नहीं। तो Elmar and Karim, I have gone through the subject. Subject is definitely important, but what I am suggesting is that I have received a letter from the Honorable Home Minister of India that they want to introduce an amendment bill in the House, Jammu Kashmir Reservation Second Amendment Bill, that we have already circulated also, and also have some more legislations government want to propose. तो ये जो है गृह मंत्री अब इसको प्रस्ताव को रखेंगे, ये इन्होंने घोषणा कर दी। अब देखो ये जो है गृह मंत्री बोलेंगे, I have already said it. गृह मंत्री प्रस्ताव रखेंगे, फिर उस पर वोटिंग महोदय, दोनों जगह पर होता है सर। बहुत बहस होगी, मैं पूरा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारे विपक्ष के नेता है राज्यसभा के, गुलाम नबी आजाद जी, कांग्रेस के लीडर हैं। इनको विपक्ष का नेता घोषित किया गया है, संसद में नहीं है, लोकसभा में कोई अभी विपक्ष का नेता नहीं है, पूरा विपक्ष एक साथ लड़ रहा होता है इनको। लेकिन इनको वापस इसमें विपक्ष ये भी जो है डेरेक ओब्रायन भी जो है पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के नेता है, विपक्ष में बोल रहे हैं वो। गृह मंत्री सबका जवाब देते हैं, बाकायदा बोलते हैं कि भाई साहब ये मामला है, आपके इन सवालों का मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद हो जाती है बहस शुरू। ये सभापति को खड़ा होना पड़ रहा है अपनी जगह पर से। बहुत हंगामा। यहाँ पर बस सभापति चुप होने के लिए बोल सकते हैं, हंगामा सुनो कितना भयंकर हंगामा। और इस हंगामे के बीच जो है फिर बिल लाया जाएगा। अब देखो थोड़ी देर के लिए कार्रवाई स्थगित करी और फिर सब इकट्ठे हो गए और फिर बहस हुई। बहस पे के बाद इन्होंने फिर से अपना वक्तव्य पूरा किया और उसके बाद हो गई वोटिंग की तैयारी। देखो अबे वोटिंग कहाँ है पे, ये तो बहस ही बहस दिखा दी इन्होंने। हट, बहुत अच्छा, बहुत वो था, लेकिन मजेदार सेशन। इतनी भयंकर बहस हो रही थी, इतनी भयंकर चीजें हो रही थी कि क्या ही बोला जाए। राज्यसभा पासेस देखो, ये वाला वीडियो था। इस टाइम पक्का हो गया था कि अब जो है धारा 370 हट जाएगी, अब कश्मीर इस टाइम बिल 2019 टू वोट, क्योंकि लोकसभा में तो सरकार को मेजोरिटी थी, राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी। तो यहाँ पर देखो अब वोटिंग होती है, सेम टू सेम वही चीज, ये पढ़कर सुनाएंगे। फिर उसके बाद जो है जो सचिव है वो वोटिंग की वो चीज बताएंगे। यहाँ पर भी सचिव बैठते हैं, कैसे वोटिंग होना है, ये सेक्रेटरी जनरल है।
हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। ये वोटिंग के तरीके बताएंगे, फिर उसके बाद फिर से ये जो है उपसभापति महोदय प्रस्ताव रखेंगे और फिर वोटिंग होगी। कार्यक्रम वही सेटिंग करते हैं, वो पूरी वोटिंग की टाइम लगता है। सेटिंग करने के बाद वोटिंग शुरू होती है। मैं वोटिंग पे जा रहा हूँ डायरेक्ट। आप लोग बोलोगे क्या बोरिंग काम करवा रहे हो। अच्छा, इस टाइम वोटिंग मशीन शायद खराब थी, मतलब डिस्प्ले नहीं हो रहा था। Honorable members, there seems to be some technical problem. ये देखो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी कुछ, मुझे भी याद है। Now, slips will be given to all the. अब स्लिप्स दी जाएंगी। टेक्निकल प्रॉब्लम थी ना, तो स्लिप्स दी जाएंगी और स्लिप्स के बाद जो है वो वोटिंग होगी। और वोटिंग फिर आखिरी में जो है वो जो सचिव होंगे वो रिजल्ट सुनाएंगे कि पक्ष में कितने लोगों ने वोट दिया है और विपक्ष में कितने From लोगों Lok ने Sabha. वोट दिया है। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha sitting held on the 5th of August 2019 passed the surrogacy regulation bill. अरे ये तो दूसरा था। Stand part of the bill. Those in favor will please say aye. आइस और नोज में से होता है। Stands adjourned till 11. Lobby be opened. The House stands adjourned till 11. क्या है ये? जब मैंने राज्यसभा में जैसे घोषित हुआ था कि बिल पास हो गया, उसके बाद जो है पक्का हो गया था कि हट जाएगी धारा। वाला वीडियो मिल नहीं रहा, ध्यान दो, टाइम नहीं है। मतलब पहले लोकसभा में पास हुआ बिल, फिर राज्यसभा, उसमें पास होने में ही तो बहुत टाइम लग जाता है। बहुत सदन को, मतलब विपक्ष को जो है वो संतुष्ट करना होता है। वो लोग मसले उठाते हैं, इनको जवाब देना होता है। कोई आर्टिकल पर्टिकुलर एक लाइन पे, एक शब्द पे तक बात अटक जाती है तो फिर समिति को भेजना पड़ता है, समिति से वापस आता है, फिर से वोटिंग होती है, फिर लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में फिर से यही प्रोसीजर होता है, फिर दोनों सदन पास कर देते हैं तो कंफर्म होता है कि बिल बन जाएगा, कानून बन जाएगा। फिर राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति भी चाहे तो मना कर सकते हैं, वापस भेज देंगे तो फिर से दोनों सदन में जो है वो कमी निकाली गई है उसको दूर करा जाएगा, फिर से वोटिंग होगी, फिर से भेजा जाएगा राष्ट्रपति को। दूसरी बार नॉर्मली राष्ट्रपति शासन कर देते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस टाइम भी मना कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं करते हैं, वो कर देते हैं साइन, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो सरकार का ही बंदा होता है, नॉर्मली बैठा हुआ है ना। तो कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। हाँ भैया, राष्ट्रपति का कोई दल होता है या वो नहीं, ऐसा ही राष्ट्रपति किसी अकेले? दल से नहीं होते, कि राष्ट्रपति किसी दल से नहीं होते, लेकिन वो होते किसी वो प्रधानमंत्री के चाहते ही होते हैं। जो सत्ता होती है ना पार्टी, नॉर्मली उसी पार्टी के होते हैं। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, टाइम खत्म हो गया।